हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एजुकेशन चैनल में। पिछले वीडियो में हमने कोशिका की परिभाषा और उसका प्रस्तावना देखा था, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम कोशिका की खोज भी हमें देखना चाहिए, क्योंकि अगर कोई चीज़ हमारे सामने है तो हमें उसके इतिहास के बारे में भी पता होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब भी मैं इसके पहले ये बोलना चाहूँगी कि कोई भी चीज़ की खोज एक बार में नहीं होती है, या आविष्कार भी एक बार में नहीं होता है। जब हम कोई सब्जेक्ट लेने का सोचते हैं या फिर हम किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो हमें अचानक से डिग्री नहीं मिल जाती है। उसके लिए हमें बहुत सारे प्रोसेस करना पड़ता है, जैसे कि किसी भी चीज़ के बारे में पहले से सुनना, या उसके बारे में कहीं ना कहीं दिमाग में कोई हिंट आना, उसके बारे में हम पता करते हैं, सब्जेक्ट के बारे में पता करते हैं, कॉलेज के बारे में पता करते हैं, और फिर हम जाकर उसमें एडमिशन लेते हैं। और जब हम लगातार पढ़ते हैं 3-4 सालों तक, तब हमें कोई ना कोई डिग्री हमें प्राप्त होती है। कोशिका हमें ऐसे ही इसकी कॉन्सेप्ट नहीं मिल गया, इसके लिए हमने एक लगातार प्रोसेस वैज्ञानिकों ने की। आइए हम कोशिका की खोज के बारे में पढ़ें, ठीक है। कोशिका की खोज जैसे जैसे माइक्रोस्कोप का निर्माण होते गया है ना, माइक्रोस्कोप के निर्माण के साथ ही कोशिका की खोज होती गई, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोशिका जो है वो शरीर की इकाई होती है, तो जाहिर सी बात है उसकी स्ट्रक्चर भी बहुत छोटी है। इसलिए बिना माइक्रोस्कोप के कोशिका को देख पाना लगभग नामुमकिन है। नामुमकिन क्या, हम उसको देख ही नहीं सकते, ठीक है। तो कोशिका की खोज के लिए सबसे पहले प्रयास वे रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है ना। इन्होंने कॉर्क के टुकड़े लिए और उस पर उन्होंने अपनी स्टडी की। ये कार्य उन्होंने 1665 में किया, ठीक है ना। उस पर उन्होंने अपनी स्टडी की, और स्टडी उन्होंने खुद के माइक्रोस्कोप जो बनाया था उसी से किया, ठीक है ना। और इन्होंने कॉर्क के पतले टुकड़ों में खोखले कोष्ठ पाए, ठीक है ना। वो खोखले कोष्ठ कैसे थे, जिसे मधुमक्खी का छत्ता कैसा रहता है ना, और बीच में छेद रहते हैं छोटे छोटे, वैसे उसमें खोखले कोष्ठ पाए गए, जिसको उन्होंने कोशिका कहा। इनके अनुसार जो कोशिका है वो लैटिन वर्ड है ना, लैटिन वर्ड सेल्यूला से लिया गया है। सेल्यूला का मतलब होता है हॉलो स्पेस, ठीक है ना। उन्होंने एक बुक भी लिखी, जाहिर सी बात है वैज्ञानिक हैं और रिसर्च वर्क कर रहे हैं, तो ये अपनी बुक तो लिखेंगे, जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया, और इस पर इन्होंने इसको पूरा डिस्क्राइब किया। लेकिन ये कोशिका की खोज इन्होंने मृत कोशिका भित्ति में की थी, ठीक है ना। जीवित कोशिका की खोज करने का श्रेय हॉलैंड के एक वैज्ञानिक जिनका नाम है एंटनी वॉन ल्यूवेनहोक, काफ़ी फेमस वैज्ञानिक है और इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक है। ये जूलॉजी और स्पेशल माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में इन्होंने 1674 में लिविंग सेल की खोज की, ठीक है ना। लिविंग सेल की खोज की और इन्होंने प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया को देखा, ठीक है ना। आप सभी जानते हैं प्रोटोजोआ, प्रोटो मीन्स प्राइमरी, जोआ मीन्स एनिमल, तो जाहिर सी बात है ये यूनिसेल्युलर एनिमल है, ठीक है ना। यूनिसेल्युलर एनिमल और मल्टीसेल्युलर एनिमल के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है। इसके बाद ये वाला इन्होंने 1674 में किया था। इसके बाद में 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने एक माइक्रोस्कोप में इन्होंने देखा, आर्किड के पौधे पर इन्होंने केंद्रक को पाया, ठीक है ना, रॉबर्ट ब्राउन ने, है ना। और इस प्रकार इन्हें केंद्रक की खोज करने का श्रेय जाता है, ठीक है। इसके पश्चात फ्रांस एफ डुर्जार्डिन इन्होंने 1835 में, ठीक है ना, 1835 में जीवद्रव्य की खोज की थी, ठीक है ना। इन्होंने जीवद्रव्य की खोज तो कर ली थी, लेकिन उन्होंने इसका नाम दिया सार्कोड, ठीक है ना।
सबसे पहले मृत कोशिका में मृत भित्ति में कोशिका की खोज हुई, उसके बाद में जीवित में कोशिका की खोज हुई, उसके बाद में केंद्रक की खोज हुई, फिर उसके बाद में जीवद्रव्य की खोज हुई जिसको उन्होंने सॉर्किट कहा। इसके बाद में J.E. पुरकिंजे नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने प्रोटोप्लाज्म की खोज की, है ना, जीवद्रव्य की खोज की, जिन्होंने इन्हें प्रोटोप्लाज्म कहा। यहाँ पर ये बात ध्यान देने के लिए है कि प्रोटोप्लाज्म प्रोटो मीन्स होता है फर्स्ट, ठीक है ना, प्लाज्म मीन्स द्रव्य, ठीक है ना, सबस्टेंस जिसको बोल सकते हैं। तो इन्होंने प्रोटोप्लाज्म की खोज की, ठीक है ना। खोज तो खैर यहाँ पर भी हो गई थी, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये नाम दिया। इसके बाद में जर्मन वनस्पति शास्त्री, है ना, जर्मन बॉटनिस्ट जो थे M.J. स्लीडेन, आपने इनका नाम सुना होगा। M.J. स्लीडेन ने 1838 में, ठीक है ना, ने ये अध्ययन किया और बताया कि जो पौधे होते हैं वो कोशिका से बने होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में 1839 में, है ना, जर्मन जंतुशास्त्री मतलब जूलॉजिस्ट टी स्वान ने 1839 में बताया कि जो जंतु की जो कोशिका होती है, जंतु जो होते हैं वो कोशिका से बने होते हैं। याद रखिएगा ये बॉटनिस्ट है तो इन्होंने पौधों में बताया, और ये जूलॉजिस्ट है तो इन्होंने जीवों में बताया। ये 1838 की बात है और ये 1839 की बात है, ठीक है ना। इन्होंने कहा कि जो जंतु होते हैं वो कोशिका से बनते हैं, है ना, और जो लेकिन अंतर इनके जो संरचना होती है, दोनों कोशिकाओं की संरचना समान होती है, लेकिन इनकी जो कोशिका भित्ति होती है उसमें अंतर होता है। और जो आधुनिक परिभाषा जो हम ज़्यादातर पढ़ते हैं, यूनिवर्सल डेफिनेशन, वह स्लीडेन एंड स्वान की ही दी हुई है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया, है ना। और यहाँ से ही कहा कि जीवों की मूल जो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है वो सेल होती है, ठीक है ना। इसके बाद में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कोशिका सिद्धांत के बारे में, ठीक है। आपको कितना समझ में आया है, कैसा लगा आपको कोशिका की खोज? थोड़ा सा याद करने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कोशिश करेंगे तो ज़रूर हो जाएगी। हम कोशिका सिद्धांत देख लेते हैं अब। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कोशिका सिद्धांत को नॉर्मली 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। मैंने आसानी के लिए ये डायग्राम बना लिया। इसमें है एक स्लाइडेन एंड स्वान, जो कि हमने अभी परिभाषाएं पढ़ी थी, ठीक है। मॉडर्न सेल थ्योरी, जो कि अभी फेमस है। तीसरी है प्रोटोप्लाज्म थ्योरी, ठीक है। और चौथा है ऑर्गेनिज्मल थ्योरी, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं स्लाइडेन एंड स्वान की थ्योरी। ये आपने पहले परिभाषा देख ली है कि स्लाइडेन एंड स्वान, इन्होंने कहा है कि जो पौधे होते हैं वो कोशिकाओं से बने होते हैं। इसके अलावा जो कहा है कि जो जीव है वो भी कोशिकाओं से बने होते हैं, बस इनकी भित्ति में कुछ अंतर होता है। वो भित्ति में अंतर आपको तब पता चलेगा जब आप इनकी संरचनाओं को देखेंगे, ठीक है ना। इसमें स्लेडन एंड स्वान ने कहा है कि जीव जो होते हैं वो एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। अगर यूनिसेल्युलर एनिमल है तो वो एक कोशिका से बना होगा, और मल्टीसेल्युलर एनिमल है तो वो एक से अधिक कोशिकाओं से बने होंगे। जो बहुकोशिकीय जीव जो रहते हैं उनकी कोशिका जो रहती है वो मूलभूत रूप से समान होती है, क्योंकि कोशिकाएं एक ही जीव में है तो समान रहेगी, ठीक है। इसके बाद में हम मॉडर्न सेल थ्योरी की बात करें तो ये आर विर्चोव ने 1855 में दी थी, ठीक है। इन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती कोशिकाओं से निर्माण होता है। जैसे कि मान लीजिए ये कोई सेल है तो इसका निर्माण किससे होगा? ये कोशिकाओं से होगा। तो ये पूर्ववर्ती कोशिका है, ये न्यू कोशिका है, ठीक है, ये इन्होंने बताया। इसके बाद में प्रोटोप्लाज्म थ्योरी। प्रोटोप्लाज्म थ्योरी की जो नींव होती है वो मैक्स शुल्ट्ज ने रखी थी 1892 में, और इसको विकसित किया था हर्टविग ने, ठीक है।
इन्होंने कहा कि जीव द्रव्य के एकत्र होने से ही कोशिका का निर्माण होता है। मान लीजिए ये जीव द्रव्य है, ठीक है ना, ये एकत्र हो गया है ना, तो ये किसका निर्माण करेगा? सेल का। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे ऑर्गेनिज्मल थ्योरी, है ना, ऑर्गन। ठीक है ना, हम केवल ऑर्गन लेते हैं। ऑर्गन का निर्माण होता है, इसमें जो सेक नामक वैज्ञानिक ने 1874 में ये थ्योरी दिया और इन्होंने बताया कि जो बहुकोशिकीय जंतुओं का जो शरीर होता है उनमें सतत द्रव्यमान होता है। ठीक है ना, सतत द्रव्यमान होगा। सतत द्रव्यमान में जब अपूर्ण विभाजन होता है तो वह कक्षों में बंट जाता है और कक्षों में बंटने के कारण ही कोशिकाओं का निर्माण होता है। जैसे कि ये मान लीजिए कोई जंतु का शरीर है, ठीक है ना, इसमें सतत द्रव्यमान रहेगा और ये अपूर्ण रूप से विभाजन होगा तो ये क्या बन जाएगी? सेल बन जाएगी। ठीक है, ये मुझे थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक लगा, मैंने आपको समझाया इसको। आपको अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप ज़रूर पूछिए। ठीक है, यह बहुत ज़रूरी होता है सवाल पूछना। आपको कैसा लगा आपने मुझे कमेंट में बताइएगा। और अगर ये मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए हैं तो आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो करके फिर बना भी सकते हैं, है ना। वो मैंने थोड़ा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से समझाने की कोशिश करी थी। ये था डिस्कवरी ऑफ सेल। ठीक है, ओके, चलिए अब मिलते हैं न्यू वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। ओके, थैंक यू, बाय।